हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ साथ वीडियोस को व्यू कर रहे हैं। और फाइनली हम ये इस लेसन के जो काफ़ी बड़ा लेसन था और बहुत सारे इसमें टर्म्स थे, हम उसके फाइनल पड़ाव पे आ गए। और इस पीरियड में मैं आपको जो बची हुई टर्म्स है छोटी छोटी, तो वो सारी इसमें कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट हमने किया है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसा मैंने आपको बार बार बोला है कि अकाउंटिंग में एक बड़ा बेनिफिट आपको रहेगा कि चीज़ें मिक्स होकर बार बार आपको जो है वापस आएगी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, डेटर्स और बीआर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। तो ये दोनों वर्ड मैंने आपको करंट असेट्स वाले पार्ट के अंदर पहले से बताया है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को या बिजनेस को, एंटरप्राइजेस को अगर अपनी गुड्स या सर्विसेज देते हैं और जिसके बदले में वो अभी तक आपको पैसा उन्होंने दिया नहीं बल्कि वो फ्यूचर में आपको पैसा देंगे, तो वो रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल का मतलब वो रिसीव जैसे मतलब कि मिल गया, रिसीवेबल का मतलब कि फ्यूचर में आपको उससे पैसा मिलेगा। तो ये डिफरेंस इसके अंदर रहता है। तो ट्रेड रिसीवेबल का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि बिजनेस को जिन लोगों से पैसा लेना होता है, किसी व्यक्ति या बिजनेस एंटरप्राइजेस से, उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। इसके अंदर दो लोगों को शामिल करते हैं, जिसका मीनिंग भी आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ भी है, जो मैंने पहले आपको बताया भी है। डेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको हमने अपनी गुड्स को या अपनी सर्विसेज को क्रेडिट बेस पर सेल किया है और वो फ्यूचर में हमको पैसा देगा। दूसरा इसके अंदर है बिल्स रिसीवेबल। कई बार ऐसा होता है कि डेटर केवल ये नहीं कहता है कि मैं फ्यूचर में आपको पैसे दूंगा, बल्कि एक प्रॉमिसरी नोट, चेक, ETC जो है वो लिखता है पोस्ट डेट, पर्टिकुलर एक डेट का, कि भी मैं आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इतना पैसा पे करूँगा। तो अगर चेक पर इमीडिएट डेट लिखी हो, उसी दिन की डेट लिखी हुई है, जब तो आप जाकर हाथों हाथ उसी वक्त पैसा बैंक में जो है अपने ट्रांसफ़र करवा सकते हो या विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो फ्यूचर डेट का चेक हुआ, जैसे मान लीजिए उसने 1 महीने बाद की डेट का चेक दिया, जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, तो वो चेक जो है वो आपके बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, क्योंकि उसका पैसा अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में आपको प्राप्त होता है। उसके बाद अगला वर्ड है इसका जस्ट रिवर्स, ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि हमने जिन लोगों से, पर्सन से, बिजनेस से, एंटरप्राइजेस से जो गुड्स परचेज किया है और उसका पैसा हमको देना है, तो उसको अपन जो है वो ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड वर्ड जो है वो भी स्पेसिफाइड है। ट्रेड का मतलब यहाँ पे होता है कि केवल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ये पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा देना है या लेना है। अगर आप किसी व्यक्ति को वैसे ही पैसे उधार देते हो, या आपके लाइट का बिल बाकी है, या किसी से कोई पैसा लेना है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कैटेगरी में चला जाता है। इसको ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्रेड वर्ड तभी आता है जब या तो आपने गुड्स को परचेज किया है और या फिर आप गुड्स किसी को सेल कर रहे हो और उसके कारण कोई पैसा देना या लेना बाकी रहता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल का मतलब है कि जिन व्यक्तियों से हमने गुड्स या जिन एंटरप्राइजेस से, बिजनेस से हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं किया, तो वो व्यक्ति जो है पर्टिकुलर क्या कहलाता है, ट्रेड क्रेडिटर्स। और जब हम उसको प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, बिल एक्सेप्ट करके दे दें कि हाँ मैं आपको पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट कर दूंगा, और ऐसा जो आपने दिया है जो चेक के फॉर्मेट में भी हो सकता है, उसके और भी फॉर्मेट है। और आपके एक बहुत बड़ा लेसन भी है आगे जाके बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारा BR और बिल्स पेबल किस तरह से लिखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कैसे इनका पेमेंट्स होता है। तो वो सारा प्रोसेस भी आपके कोर्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है इसके अंदर कॉस्ट। तो कॉस्ट बिल्कुल सिंपल वर्ड है। कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी आर्टिकल, आइटम जिसको अपन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें लगने वाला मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, जो कुछ भी आपने उस पर स्पेंड किया है, तो उन सब की टोटल को अपन कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मोटरसाइकिल परचेज की, तो आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर जब ऐड आता है तब काफ़ी कम होती है, और बाद में जब अपन उसको लेते हैं तब उसकी कॉस्ट जो है हमारे ज़्यादा बैठती है। तो वो जो नेट परचेज प्राइस जो देते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम, और उस पर भी स्टार लगा हुआ होता है, तो मतलब कि वो प्राइस बेसिकली जनरली काम नहीं आती। यहाँ तक कि लोग काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं जब कार के ऊपर लिखा होता है कि स्टार्ट फ्रॉम 4 लाख, लेकिन जब कार लेने जाते हैं जो सुटेबल कार होती है हमारी, तो जब वो ऑन रोड पड़ती है तो उसकी कॉस्ट 5 से 6 लाख तक चली जाती है, क्योंकि वो बेसिक मॉडल होता है जिसके अंदर कई बार तो AC तक भी नहीं होता है, काफ़ी सारे फीचर्स, पावर विंडो आदि होते हैं नहीं, तो हम थोड़ा हायर वर्जन लेते हैं,
फिर उसके बाद रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो सब मिलाकर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है। तो जब भी हमसे कोई कार की कॉस्ट पूछता है तो हम उन सारे खर्चों को जो भी हमने उस पर किए हैं वो सारे जोड़कर ही लोगों को बताते हैं। इसलिए एक वर्ड भी यूज़ करते हैं कि हमारे लिए ऑन रोड इसकी प्राइस जो है वो 6 लाख रुपये थी, जबकि वैसे कार जो थी वो 5 लाख की थी, लेकिन सारे खर्चे जोड़कर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कॉस्ट का मीनिंग यही होता है कि कोई भी आर्टिकल, आइटम, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस होता है उन सब की टोटल करेंगे तो टोटल आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट। उसके बाद अगला वर्ड है आपका वाउचर। वाउचर को अपन हिंदी में जैसे रसीद के नाम से जानते हैं, तो जब भी अपन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे हम गुड्स परचेज करें या सेल करें या कहीं से कोई भी चीज़ खरीदें, तो आप देखिए कि हर एक चीज़ का बिल जरूर होता है। तो अगर हम मोबाइल परचेज करते हैं या फिर कार परचेज करते हैं तो उसका बिल होता है, उस बिल की बेसिस पर आगे जाके फ्यूचर में अकाउंटिंग होती है। तो ये वाउचर हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं, मेमो हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है कि कैश मेमो है या पे स्लिप्स है। लेकिन बेसिकली ये वाउचर्स की कैटेगरी में इनको रखा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एक प्रूफ होगा रिटर्न के अंदर कि भाई क्या आपने किया था, तो उसको अपन वाउचर कहते हैं। और हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हमेशा ऐसे ही प्रूफ्स की बेसिस पे होती है, वर्बली कहने से नहीं होता कि आपने ये किया वो किया, तो अपन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। रिकॉर्डिंग तभी कर सकते हैं जबकि आपने उसका कोई प्रमाण, आपके पास साक्ष्य या फिर जो है प्रूफ होगा, तो अपन उसको आगे रिकॉर्ड कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट काफ़ी यूज़फुल टर्म है और आगे चलकर जैसे अगर अपन एंट्री करते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं तो उसके अंदर डिस्काउंट जो होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल और एक मेन चीज़ है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर जब बड़े लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में या टेस्ट में देते हैं तो टीचर डिस्काउंट के पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के स्टूडेंट्स को देते हैं किसी ट्रांजैक्शन में कि परचेज किया उसमें डिस्काउंट भी है, ये वो ऐसे करके। तो इसको अच्छे से आप देख लें। डिस्काउंट का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि बिज़नेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए हम कुछ जितना भी उसका प्राइस होता है उससे कम प्राइस लेते हैं कस्टमर से, तो वो एक तरह का डिस्काउंट कहलाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट होते हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट, बिग बाज़ार etc, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो मेन हम यहाँ हमारे आसपास के एरिया में जो परचेज करते हैं वहाँ अगर हम परचेज करते हैं तो वहाँ पर अपन को प्राइस में डिस्काउंट मिलता है और उसी डिस्काउंट के कारण हम लोग वहाँ से जो है वो गुड्स परचेज करते हैं इतना दूर जाकर। क्योंकि अगर अपन 5,000 रुपये का मान लीजिए घर का सामान लेकर आते हैं तो 400-500 रुपये का वहाँ पर अपन को फ़र्क पड़ता है। और बिग बाज़ार डिस्काउंट दे पाता है, उसका बड़ा रीज़न ये है कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो है वो गुड्स को खरीदता है और बीच में जो चैनल होते हैं कि भाई होलसेलर और रिटेलर और वो सारे नहीं होते एजेंट्स, और जिसके कारण उसको जो मार्जिन मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गोली है, दवाई है, वो सिर्फ 10 पैसे में बनती है और आपके पास आते आते उसकी रेट 1 रुपया हो जाती है, मतलब कि 900% उसके ऊपर प्रॉफिट वो कंपनीज जोड़ देती है। तो अगर बिग बाज़ार उस गोली को डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ले रहा है तो 50 पैसे में उसको परचेज करेगा और आपको अगर 70 में भी बेचेगा, 70 पैसा में, तो भी वो 30 पैसा जो है उसके ऊपर जो उसने कमाया है तो वो उसका बेनिफिट रहेगा। तो दैट मीन्स कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए बिजनेस कई बार सेल्स की प्राइस को कम करके सेल करता है, तो उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट भी बेसिकली 2 तरह का होता है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका इसमें कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस है बस उसको रिड्यूस करके और आप जो है गुड्स को सेल्स करते हो या आप उसको परचेज करते हो, और अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो परचेज या सेल्स बचती है वही हमारे काम आती है, उसी को हम यूज़ में लेते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है जिस पे लिखा है 1 रुपी ऑफ, तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आप खरीद रहे हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग 9 से ही करोगे और बेच रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी 9 से ही करोगे। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का कोई यूज़ नहीं होता, बस वो प्राइस को कम करने के बाद जो वैल्यू बचती है वही वैल्यू हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। और इसको नेट परचेज और नेट सेल्स के नाम से जाना जाता है कि जब सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करें तो जो अमाउंट आता है वो नेट सेल्स कहलाता है, और जब अपन परचेज करते हैं तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो वो नेट आपकी परचेज कहलाता है। उसके बाद अगला वर्ड है इसमें कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है बेसिकली इसके लिए कि अगर आप कस्टमर को गुड्स बेच चुके हो, चाहे भले बिना ट्रेड डिस्काउंट बेचा है चाहे ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद बेचा है,
तो आप चाहते हो कि कस्टमर आपको जल्दी पैसे दे, तो आप उसको कहते हो कि भाई आप उसमें 5% और डिस्काउंट दे दोगे अगर आप टाइमली पेमेंट कर दें। कोई ड्यूरेशन भी डाल सकता है कि विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ, और या वो इमीडिएट भी पेमेंट कर रहा है तो अपन उसमें से जो अमाउंट बनता है उसका थोड़ा कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप गली मोहल्ले में गुड्स खरीदते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 500 रुपये का आपने सामान खरीदा और आप हाथों हाथ पेमेंट करने वाले हो, तो दुकान वाला हर एक आइटम पर, जैसे कोई 100 रुपये का है तो उसमें 98 ले लेगा, 50 का है तो उसमें 47 ले लेगा, तो मतलब एक दो रुपये आपके जो है वो कम कर रहा है। तो बेसिकली वो आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट करो। और अदरवाइज़ अगर आप ये गुड्स उधार में खरीदते हो तो कई बार कस्टमर को ये लगता है कि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, जो रेट थी वही तो दी है। लेकिन अगर आपने 500 रुपये का गुड्स खरीदा और बहुत, अगर मैं कम कहूँ कि डिस्काउंट उसने किया होगा 2-3% करके, तो 25 रुपये का डिस्काउंट भी अगर करते हैं तो 25 रुपये 500 रुपये का होता है, 5% वो आप ले रहा है, वो अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो तो 5% उसने अगर लिया है आपसे 1 महीने का, तो साल के हिसाब से वो 12 × 5 12 × 5 कितना हो गया, 60%। तो दैट मीन्स कि वो कुछ कह नहीं रहा है आपसे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आपसे कितना परसेंट ले लिया डिस्काउंट, इंटरेस्ट 60% इंटरेस्ट वो आपसे रिसीव कर रहा है। तो ये ऐसे उधार में अपन को ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ भी नहीं ले रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन वो इस तरह से वो इंटरेस्ट की अर्निंग एक्स्ट्रा करता है। तो जैसे कई बार लिखा होता है बजाज फाइनेंस की 0% इंटरेस्ट पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है 0% इंटरेस्ट। एक तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेते हैं, कई बार बड़े प्रोडक्ट के लिए 1000, 2000, 500 जैसे भी, एक तो वो चार्ज करते हैं। और अगर जो कैश डिस्काउंट का फ़ायदा हमको मिलने वाला था तो वो कंपनी से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 15,000 का मोबाइल परचेज़ किया, अगर आप कंपनी से डायरेक्ट खरीदते तो आपको 200, 400, 500 रुपये कम में मिलता, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा तो पूरा 15,000 में मिला। तो बजाज फाइनेंस क्या करता है कि उस कंपनी को पूरे 15,000 की जगह पेमेंट जब कैश में करता है तो 400-500 रुपये वहाँ से निकाल लेता है, कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से निकाल लेता है। तो उस 15,000 के मोबाइल में अगर वो 1-1,500 रुपये निकाल ले तो वो उसकी इनकम होती है, और इस तरह से वो अच्छा खासा जो है मार्केट में पैसा बना पाता है। तो ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस में अगर एंट्री करते हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद अमाउंट बनती है, उसमें से फिर आप जो है वो कैश डिस्काउंट घटाते हो। लाइक जैसे आप 1000 रुपये का गुड्स खरीद रहे हो, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 1000 में से 10% माइनस किया तो कितना बचा, 900। और फिर उसमें से आपको मान लीजिए और 10% वो कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो 900 का 10% कितना होगा आपके 90 रुपीज़, तो वो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 810। तो वो फाइनली आपको जो है वो कैश अगर बेच रहे हो तो रिसीव होगा और ख़रीद रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंस रहता है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके बाद एक वर्ड है इसके अंदर बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स के बाद इसके अंदर एक वर्ड इसके अंदर जो मैंने लिखा है वो है इंसॉल्वेंट, और एक वर्ड मैंने आपने इसमें लिखा है सॉल्वेंट। तो ये बुक के अंदर सारे अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट बेसिकली अगर देखते हैं तो ये तीनों वर्ड एक ही चीज़ को बताते हैं और उसी के अंदर इन सबको अपन शामिल कर देते हैं। मैं तीनों को एक साथ एक एग्जाम्पल और प्रोसेस से आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर अपन किसी व्यक्ति को कोई गुड्स या किसी बिजनेस को कोई गुड्स या सर्विसेज देते हैं और उसको उसने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, उधार रखा, तो उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। और शायद अभी उसने बिल भी लिखा है तो वो ज़्यादा दिया, किसी के भी डेबिट से ही अपन उसको समझते हैं कि जैसे आपने राम को 10,000 रुपये का कुछ सेल आउट कर दिया, राम को आपने 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीना बीत गया लेकिन राम आपको पेमेंट नहीं कर रहा। काफ़ी बार आपने उसको बोला कि वो पेमेंट कर दे, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप ये मानते हैं कि अब उस काम से पैसा मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो सेल्स का पैसा या सर्विसेज का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, तो उस पैसे को, उस लॉस को, ये एक तरह का लॉस होता है, तो ये लॉस आपका क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड का मतलब खराब, और अकाउंट्स की भाषा में जो डेब्ट वर्ड होता है पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर डेब्ट का मतलब होता है लोन या ऋण, यानी कोई पैसा लिया या दिया गया उधार, या तो आपने कहीं से लोन लिया या किसी को दिया है तो उसको बोलते हैं डेब्ट। तो बैड डेब्ट्स का मतलब कि जो पैसा मिला नहीं। अब ये ऐसे कैसे कनेक्ट है इसको इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट के साथ। अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर काफ़ी सारी ड्यूज बन जाती है कि उसको वो पैसा देना है वो नहीं दे
पा रहा है, तो कई बार वो उसके लिए ट्रबल भी बन जाता है, क्योंकि जो लोग उससे पैसा मांगते हैं तो वो उसको हरेस करते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ मारापीटी भी कर सकते हैं, या और भी उसके रिस्क लाइफ की हो सकती है कि उसने पैसा ले लिया और वो दे नहीं पा रहा है किसी भी रीज़न से। तो इसीलिए वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, ये मैं जो बता रहा हूँ इतना तो आपके मन में आप देखिए उसमें तो सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी टर्म्स ऐसी है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके होल कॉमर्स पीरियड में जब तक आप पढ़ते हैं तब तक काम आती है। तो इसलिए मैं इसको इतना डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वो व्यक्ति जो है बहुत फाइनेंशियली परेशान है, वो लोगों से जो उन्होंने पैसे लिए हैं वो नहीं दे पा रहा है, तो वो गवर्नमेंट से अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा सकता है। इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया, और दिवालिया एक अब्यूज टाइप होता है, गाली टाइप होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति उसी से ये नहीं चाहता है कि उसको दिवालिया घोषित किया जाए या उसको इंसॉल्वेंट जो है लोग कहें, लेकिन मजबूरन जब वो दे ही नहीं पा रहा है अपना पैसा किसी भी तरह से, तो अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी प्राइवेट बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा नहीं दे पाएगा तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करा देता है। जैसे मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए आपके ऊपर जो है आपके बिजनेस के ऊपर बोरोइंग्स हो गई है, पर आप अपने सारे बिजनेस की, घर की सारी एसेट जब इंसॉल्वेंट होता है तो व्यक्ति ना सिर्फ बिजनेस की बल्कि उसकी प्राइवेट केवल कुछ कपड़े, कुछ खाने पीने के बर्तन को छोड़कर घर का हर एक सामान उसका बेच दिया जाता है, और वो सारा बेचकर भी मुश्किल से 5 करोड़ रुपए हो रहा है। तो 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो रहा है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपको इंसॉल्वेंट जो है वो माना जाएगा, इंसॉल्वेंट आपको किया जाएगा कोर्ट के थ्रू, और 10 करोड़ में से 5 करोड़ है आपके पास, तो यानी कितना हुआ, ये हो गया आपका 50%। तो 50% जो आप दे पा रहे हो, तो 50% जितना जो व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो हर एक व्यक्ति को 50% के हिसाब से अपन जो है वो पेमेंट कर देंगे। और जिससे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपने 2 लाख मांग रहा है तो उसको 1 लाख मिल जाएगा, कोई 1 लाख मांग रहा है तो उसको 50,000 मिल जाएगा। तो ऐसे करके सारे व्यक्तियों को पेमेंट करते हैं। तो ये इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद मैंने जैसे कहा था आपको कि इसमें जो सॉल्वेंट वर्ड है वो भी इसी के साथ आपका कनेक्टेड है। सॉल्वेंट का मतलब रिवर्स होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें आप पैसा मांगते हैं, जिसको आपने गुड सेल किया है या सर्विसेज दी है, और वो टाइमली आपका पैसा देने के लिए एकदम परफेक्टली आपको पेमेंट कर देगा, एलिजिबल है वो इजीली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो जो व्यक्ति पैसा दे पाएगा सॉल्वेंट, और जो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाएगा वो आपका कहलाता है इस पर इंसॉल्वेंट। उसके बाद कुछ और वर्ड्स जैसे बचे हैं हमारे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनल अकाउंट जो है जिसके अंदर ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आपके इसी में लास्ट में आने वाला है वर्ड, तो बैलेंस शीट जो है उसकी डेफिनेशन भी लोगों को प्रॉपर बहुत कम पता रहती है स्टूडेंट्स को। तो आप ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर डेट पर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं, और जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो हो पाए कि भाई कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ नहीं, कि बिजनेस में जब भी लायबिलिटी वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसमें ऑलवेज और ऑलवेज सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि बाहर से कितना पैसा लिया। जैसे मान लीजिए बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और उसमें आपने जो है वो लगा रखे हैं 6 लाख और 4 लाख रुपए आपने बाहर से लोन लिया है, तो जब भी लायबिलिटी वर्ड बोला जाएगा तो उस लायबिलिटी का मतलब होगा वो 4 लाख रुपए, ना कि पूरे 6 और 4 10 लाख रुपए। क्योंकि हमारा पैसा वैसे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो क्योंकि किसी को पे नहीं करना है इसलिए बिजनेस उसके लिए किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं करता। लेकिन वो जो 4 लाख रुपए लिए हैं वो बिजनेस के लिए मेन ध्यान रखने वाली बात है। तो बिजनेस के अंदर जितना बाहर का पैसा कम होता है वो बिजनेस के लिए थोड़ा सूटेबल होता है। बाहर का पैसा भी होना चाहिए, मतलब आगे जाके हायर अकाउंटिंग में बताया जाता है कि 10 लाख रुपए अगर आप लगाते हो टोटल, तो 5 लाख रुपए का आपको और लोन भी लेना चाहिए, और कैपिटल 15 लाख होगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, और जब आप ज़्यादा कमाते हो तो उनको फिक्स देना है, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इनकम आपकी होगी। तो ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन में बताते हैं कि भाई आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो, कैसे हो, वो सब। लेकिन इन शॉर्ट बैलेंस शीट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कि एक पर्टिकुलर डेट पर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर हम बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं, और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, तो उसको अपन बैलेंस शीट कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जैसे मैंने आपको बार बार ये कहा, आपको मतलब सुन के भी अजीब लगेगा कि सर ने ये चीज़ इतनी बार बोली, कि जब भी मैं आगे बीकॉम में बच्चों को जो 11th 12th करके भी आते हैं उनको पढ़ाता हूँ,
तो ये सारे वर्ड जब बताता हूँ तब तो उसके बहुत ही डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, पर एग्जैक्ट बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट बता पाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमेशा अपन बहुत आगे बढ़ जाते हैं एजुकेशन में, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल जाती है, जबकि सारी चीज़ें बनी हुई उसी से ही है। जो आप 11वीं में सीखोगे अकाउंट, वही अकाउंट आप हमेशा पढ़ोगे, उन्हीं रूल से सारी कंपनीज अपने अकाउंटिंग करती है। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट जब आगे चले जाते हैं तो वो ये सारी एंट्री कैसे है, बेसिक वर्ड्स है, सब भूल जाते हैं, जबकि ये हमेशा काम आते हैं कॉम्पिटिशन के टाइम में। तो आपको जब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हैं तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई बुक वैल्यू का मीनिंग क्या है, 4 ऑप्शन है, और वो इतने क्लोज होते हैं कि आपको जो उल्टा सीधा कुछ पता होगा तो आप फटाक से उस गलत वाले को भी टिक कर देते हैं। तो देखिए बुक वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि जो भी अमाउंट आप बुक ऑफ एसेट्स के सामने दिखाते हो या लाइबिलिटी की वैल्यू दिखाते हो, तो किसी भी आइटम को जिस वैल्यू पर बुक्स में दिखाया जाता है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। आपकी बुक में तो ये इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इसका मीनिंग थोड़ा और भी होता है कि कोई भी एसेट्स ऐसी हो जो डेप्रिशिएट होती हो, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है तो उसको कम करके दिखाना है, और कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिनको कम करना ही नहीं होता है तो वो अपनी जिस वैल्यू पर है उसी वैल्यू पर उसको दिखाया जाता है, तो वो वैल्यू जो है वो आपकी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों को हम गलत तरीके से भी जो है वो डील करते हैं। जैसे मान लें आपके पास एक मोटरसाइकिल है जो आपने 50,000 में परचेज की थी, 5 साल हो गए उसको चलाते हुए और आपने उसको 25,000 रुपये में बेच दिया। तो आप ये कहेंगे कि 50,000 की मोटरसाइकिल थी, 25,000 में बेच दी, तो मुझे जो है वो 25,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो अच्छी लाइफ है वो 5 साल ही होती है। अच्छा उसका, और कोई अच्छा बहुत अच्छा लगता है तो 10 साल भी हो सकती है, पर आजकल की बाइक जिस तरह से लोग चलाते हैं तो 5 साल बाद में भी वो ऐसी होती है कि उसको चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो 50,000 की बाइक अगर 5 साल चलने का आपने सोचा, 1 साल में कितनी वैल्यू कम हो रही है उसकी, 10,000। तो आपने अगर उसको 5 साल बाद चला के अगर बेचा तो आपके पास तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, 0। और 0 वैल्यू को अगर आपने 25,000 में बेचा तो मतलब पूरा 25,000 रुपये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये जो घट कर जो रेट आई है कि 5 साल बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। और जब भी अपन एसेट बेचने का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो वो कभी भी कॉस्ट से कंपेयर ना करके हमेशा उसको किससे कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू के साथ। अगला वर्ड है बुक ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि अपन जो हमारी अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए वेरियस टाइप की जो बुक्स यूज़ में लेते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश बुक हो गया, परचेज की बुक हो गई, सेल्स बुक्स हो गई, तो ये सारी जो बुक्स है ये आपकी क्या कहलाती है, बुक ऑफ अकाउंट। देन अगला वर्ड है डेबिट और क्रेडिट, 2 वर्ड दिए गए हैं। क्रेडिट वर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप आगे चलकर अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको उसके 2 पार्ट बनाने पड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट जो होगा वो अपने रूल के हिसाब से क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो ट्रांजेक्शन्स जो है उसका एक हिस्सा डेबिट होगा वो अपने रूल के हिसाब से डेबिट किया जाएगा। तो दोनों एक्चुअल में साथ साथ ही चल रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 पार्ट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल उसमें एक हिस्सा जो होता है वो आपका डेबिट होता है और दूसरा हिस्सा उस ट्रांजेक्शन का क्रेडिट होता है। दोनों हमेशा बराबर होते हैं, दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। और जब अपन इसकी आगे अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर भी दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। क्रेडिट साइड आपकी राइट साइड में दिखाई जाती है और डेबिट साइड आपकी लेफ्ट। तो ये इस तरह से एक फॉर्मेट बन जाता है, बाद में चलकर टी फॉर्म इसको कहते हैं। तो इसके अंदर ये हिस्सा आपका क्रेडिट और ये हिस्सा आपका क्या बन जाता है, डेबिट। तो ऐसे करके हम इसको प्रेजेंट करते हैं, और ये ऑलवेज जो है वो क्या रहता है, बराबर। और डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स काफ़ी लोग जैसे बात कर रहे थे कि उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने तो जनरल एंट्री और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, तो उन्होंने रूल्स भी पढ़ लिए होंगे कि डेबिट क्रेडिट करने का जो है वो क्या क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड मैंने आपको अभी जस्ट पिछली बुक वैल्यू वाले में भी बताया कि जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं और जैसे जैसे उसका टाइम आगे आगे बढ़ रहा है तो एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट यानी कि कम हो जाती है धीरे धीरे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और कई बार ऑब्सोलेंस, मतलब आपके पास मोबाइल है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 3G था, 3G से आपको 4G फ़ोन लेना था तो आपने उस पुराने वाले फ़ोन को वैसे ही एक्सचेंज में दे दिया। आपने 15,000 का फ़ोन खरीदा, उसको 2 साल हुए थे, तो अगर वो 5 साल चलने वाला था तो आपने उसको सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी 6,000 रुपये यूज़ में लिए और 9,000 रुपये उसका यूज़ करना बाकी था। कंपनी ने आपको सिर्फ 1,500 रुपये दिए और आपने उसको एक्सचेंज कर दिया, तो वो 9
और 1500 के बीच में जो डिफरेंस है 7,500 रुपये का आपने उसके ऊपर नुकसान उठाया। ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब भी होता है कि हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते और आधा अधूरा उसको यूज़ करके एक्सचेंज के अंदर देते हैं और कंपनी वाले में उनके पार्ट्स वापस किसी भी तरह से यूज़ करके चाहे नए मोबाइल में डाल के भी हमको दे दें तो हम उसका पता नहीं लगा पाते। तो इसलिए चीज़ों को यूज़ करना चाहिए प्रॉपर, उससे हमारी खुद की मनी भी वेस्ट नहीं होती और हमारे इंडिया के अंदर जो कचरा बढ़ रहा है चीज़ों का वो भी फिर इतना नहीं बढ़ता। तो डेप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं कि यूज़, कई बार आप अगर किसी चीज़ को लाकर रख भी देते हैं तो टाइम बीतने के साथ साथ तो उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है और बिना डेप्रिसिएशन लगाए आप किसी एसेट्स की बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। और बिजनेस के अंदर ये चॉइस भी नहीं कि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट सही निकलेगा और आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स है वो सही आएगी और उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का भी प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। और डेप्रिसिएशन के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता रहा हूँ बिकॉज डेप्रिसिएशन भी एक बहुत ही बड़ा लेसन है प्रैक्टिकल आपके, तो उसके बारे में मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा बताया। उसके बाद है एंट्री। एंट्री का मीनिंग होता है कि बिजनेस की जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन एंटर करना या एंट्री करना बोलते हैं कि हमने इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में एंटर कर दिया है, उसी प्रोसेस को या उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एंट्री। और एंट्री के अंदर ही फिर मैंने जैसे भी बताया कि एक पार्ट डेबिट होता है एक पार्ट आपका क्रेडिट होता है। उसके बाद है एंटिटी। एंटिटी मीन्स बिजनेस। तो कोई भी संस्था या एंटरप्राइजेज जो कि बिजनेस चला रही है, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रही है, गुड सेल कर रही है या सर्विसेज रेंडर कर रही है, तो वो जो है वो आपकी एंटिटी कहलाती है। और मैंने आपको याद हो आपको अगर, तो मैंने एक सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं और हम जो एंट्री करते हैं वो बिजनेस जो है उसकी करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की। तो ये जो बिजनेस होता है ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी यानी कि अलग इसका अस्तित्व होता है और वो अपने नाम से ही सारी चीज़ों को चलाता है, अपना खुद का रिटर्न भरता है और उसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे SBI है, LIC है। तो ये सारे जो है वो क्या है, एंटिटी है। उसके बाद प्रोपराइटर। प्रोपराइटर वर्ड आप ऐसे पता लग रहा है कि प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, स्टॉक या फिर आपके इसमें एसेट्स। और उस सब को क्या कहते हैं, वो शायद आपको याद आ गया होगा मेरे सेंटेंस को बोलने पर कि जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को बिजनेस के अंदर अपन क्या कहते हैं, ओनर कहते हैं और या उसको प्रोपराइटर के नाम से भी अपन जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है सॉल्वेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद अगला वर्ड है एक यहाँ पे रिबेट। ठीक है, रिबेट और डिस्काउंट का हिंदी में भी मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब होता है, वैसे बहुत एग्जैक्ट अगर जाते हैं तो रिबेट का मतलब होता है छूट और डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। तो दोनों यूँ तो अलग है लेकिन बेसिकली होता यही है कि जितना आपका पेमेंट बनता है अगर हम उस पेमेंट को कम करते हैं कि भाई हम आपसे अब कम पैसा लेंगे तो वो रिबेट देना हो गया और हमको किसी को कम पैसा देना है तो इसका मतलब कि रिबेट आपको वहाँ से मिल रही है। लेकिन रिबेट और डिस्काउंट काफ़ी क्लोज है, इसलिए इसका थोड़ा डिफरेंस आप अच्छे से देख लें कि डिस्काउंट ट्रेड और कैश डिस्काउंट तो थे कि आप प्राइस कम करके बेच रहे हो वो ट्रेड डिस्काउंट और जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो आपको हो गया कैश डिस्काउंट। लेकिन रिबेट इन दोनों के अलावा दी जाती है किसी और रीज़न से, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर गुड्स बेचा और उसको जब मिला तो उसमें कुछ टूट फूट हो गई तो आपने कहा कि मैं आपकी थोड़ी प्राइस को कम कर देता हूँ, तो ये चीज़ आपकी जो है वो क्या होती है, रिबेट। यानी कि सारे डिस्काउंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बन गया और उसमें भी फिर आप अगर और पैसा कम करते हो तो वो चीज़ आपकी रिबेट कहलाती है। जैसे आपने चेक लिख दिया, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर चेक लिखा तो उन चेक्स का पेमेंट टाइम से पहले करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लीटर पर एक चेक लिखा, उसने एक्सेप्ट करके आपको दे दिया, जो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया 10,000 रुपये का। लेकिन वो व्यक्ति जिसने चेक दिया था वो कह रहा है कि मैं आपको टाइम से पहले पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहा है कि मैं आपको महीना भर पहले पैसे दे दूंगा अगर आप मुझे कुछ रिबेट दो तो आप कहते हो चलो महीने भर पहले मिल रहे हैं तो आप 10,000 की जगह उससे 9,900 9,800 रुपये लेने के लिए तैयार हो। तो वो जो आपने उसको जो डिस्काउंट दिया एक तरह का, तो वो आपके क्या कहलाता है, रिबेट कहलाता है। तो ये डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस है कि डिस्काउंट तो सेल्स और क्विक पेमेंट के लिए होता है और रिबेट किसी और रीज़न की वजह से जो है वो दी जाती है जिससे आपका पेमेंट जो है वो कम हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड
फाइनल अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया बीच बीच में कि फाइनल अकाउंट जब बिजनेस का ईयर एंड होता है तब सारे रिकॉर्ड्स को, जर्नल एंट्रीज को, लेजर को कंप्रेस करते 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 हम फाइनल रिकॉर्ड में लिखते हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि अगर आप पूरे साल पढ़ते हैं 11th के अंदर तो आपका फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होगा और बाद में आपको एक स्लिप दी जाए सिर्फ, जिसमें पूरे साल के 200 मार्क्स या 100 मार्क्स जो भी आपके स्कूल का क्राइटेरिया है वो टोटल मार्क्स बनकर एक फाइनल सीट जो आपके पास आती है उसी को अपन फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस को, उनको क्लासीफाई करोगे, धीरे धीरे करते करते प्रोसेस आगे बढ़ेगा और फाइनल अकाउंट आपको अपने सारे फाइनल रिजल्ट्स को बताने में मदद करेगा। फाइनल अकाउंट पर्टिकुलर डेट यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनते हैं और इसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने आपको अभी बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको कल या लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो जिसके अंदर एक साइड में अपन सेल्स लिखते हैं और डेबिट साइड में उसमें सारे खर्चे जो गुड्स को परचेज करने में हुए हैं, तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस जो होता है उसको निकालने के लिए जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। और जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए तो उस ग्रॉस प्रॉफिट से अपन को फाइनल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है तो वो पता लगाने के लिए अपन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है सेल्स, उसका प्रॉफिट तो केवल आता है ट्रेडिंग में, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और इनकम हुई हो जैसे इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिनको बोलती है वो सब, और परचेज के बाद जो एक्सपेंसेस हुए हैं जिनको अपन ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए एक नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, तो वो सारे एक्सपेंसेस अपन इसमें दिखाते हैं और जिससे यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकलता है। और उस नेट प्रॉफिट को अपन बैलेंस शीट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है एसेट्स और लायबिलिटी, और लायबिलिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और आपको याद हो कि इंटरनल लायबिलिटी में हमने एक चीज़ लिखी थी, याद हो तो आपको कैपिटल, तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी में आती है और ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो किसके अंदर ऐड होता है, कैपिटल, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था कि प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल बढ़ती है और लॉस होने से घटती है। तो दैट मीन्स कि हमारी पूरी अकाउंटिंग आकर सारी की सारी मिक्सअप हो जाती है बैलेंस शीट के अंदर, और वो बैलेंस शीट हमारी एक फाइनल शीट होती है और जिसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं अगले साल में हम जब जाते हैं तो केवल बैलेंस शीट ही आगे जाती है और कोई एंट्री अकाउंट कुछ भी नहीं जाता है। दैट मीन्स कि जैसे आपका फाइनल रिजल्ट अभी 10th का आया है तो केवल फाइनल रिजल्ट 11th में जाएगा, आपके टेस्ट के मार्क, इंटरनल एक्सटर्नल, उनसे कोई मतलब नहीं, कितनी भी अलग अलग टुकड़ों में आपका रिजल्ट बनाओ, बस वो फाइनल जो आया है वो सब उसमें आएगा। ठीक है, तो अभी ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने बताया है, बट ये फिर भी थ्योरी पार्ट था तो आई थिंक काफ़ी लोगों को थ्योरी जो है उसको बहुत लाइक नहीं करते हैं क्योंकि मैथ्स टाइप के अकाउंट का सब्जेक्ट है, तो वो चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल टॉपिक जो है वो उसमें पढ़ें। तो मैं अब इसके जस्ट बाद में वैसे कुछ थ्योरी टॉपिक भी है जो बीच में हम लेंगे, लेकिन अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें स्टार्ट करूँगा जिससे कि आपको अपना एक पूरा एक अच्छा प्रैक्टिकल पार्ट समझ आ जाएगा और जिसके बाद जनरल एंट्री। तो थैंक यू इस चैनल को देखने के लिए, व्यू करने के लिए, और बिल्कुल मैं आपके लिए और मेहनत कर ही रहा हूँ। पहली बार मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए मुझे भी थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझ सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप पर्सनली पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चैनल पर मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मुझे कोई टर्म समझना आए और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।